नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है समास। अभी आपने संधियों के बारे में पढ़ा कि 3 नंबर का आता है समास, पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। समास सही से पूछा जाएगा 99%, और कहीं से बाहर नहीं पूछा जाएगा। आप अगर पढ़ लेंगे तो आराम से आप समास के बारे में जान जाएंगे। ठीक है, तो समास किसे कहते हैं, समास क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, सारी चीजें आप इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो समास क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बनने वाला नया या नवीन शब्द या सार्थक शब्द, उसे हम समास कहते हैं। क्या कहते हैं, दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बनने वाला नया या नवीन सार्थक शब्द समास कहलाता है। क्या कहलाता है, समास कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं रसोई के लिए घर, पर हम क्या बोलेंगे। अगर मान लीजिए रसोई दिया गया है, घर है, घर में रसोई है, तो हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे रसोई घर। क्या बोलेंगे, रसोई घर बोलेंगे। समास की रचना में 2 पद होते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समास की रचना में 2 पद होते हैं, पहले को पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। पहले वाले पद को क्या बोलेंगे, पूर्व पद बोलेंगे, और दूसरे वाले पद को उत्तर पद बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले वाले पद को क्या बोलेंगे, हम पूर्व पद बोलेंगे। देखिए लिखने का तरीका समझ लीजिए। अगर हमारे सामने ये दिया गया है कि समास किसे कहते हैं, अगर बीच में कोई वर्ड समास से संबंधित आ जाता है तो उसे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में अंडरलाइन करके ब्लैक पेन से लिख देते हैं। इससे क्या होता है, एग्जामिनर का फोकस उसी पर जाता है। ठीक है, क्या लिखा है, समास की रचना में 2 पद होते हैं, पहले वाले पद को पूर्व पद, हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, अंडरलाइन कर दिया है। ठीक है, तथा दूसरे पद को क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं, और इनसे मिलकर बने नए शब्द को क्या कहा जाता है, समास पद कहते हैं। क्या कहते हैं, समास पद। ध्यान दीजिएगा, पहले पद और दूसरा पद, यानी कि एक पद और दूसरा पद, और 2 पदों को मिला दिया गया और उससे बनने वाला जो पद है होगा उसे कहते हैं समास पद। क्या कहते हैं, समास पद कहते हैं। फिर और इनसे मिलकर बने शब्द क्या बोलेंगे, समास पद या समस्त पद, यानी कि दोनों को मिला दिया गया, यानी कि पहला पद और दूसरा पद को मिला दिया गया तो समास पद, या फिर उसको बोल सकते हैं समस्त पद। ठीक है, मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अव्ययीभाव समास, दूसरा होता है कर्मधारय समास, तीसरा होता है द्विगु समास, चौथा होता है द्वंद्व समास, पांचवा होता है तत्पुरुष समास, छठा होता है बाहुव्रीहि समास। क्या होता है, बाहुव्रीहि समास। तो हम पहले जानेंगे अव्ययीभाव समास के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं। एक स्टेप बाय स्टेप हर समास को हम इस वीडियो में बताएंगे। कौन सा समास का प्रयोग होता है, इसके उदाहरण क्या होता है, इसे किसे कहते हैं, सारी चीजें हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहला समास दिया गया है अव्ययीभाव समास। क्या दिया गया है, अव्ययीभाव समास, जहां प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान हो। क्या होता है, जहां प्रथम पद यानी कि पहला वाला पद क्या हो, प्रधान हो, और समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय हो। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है। 1 नंबर पे पूछा जाएगा अव्ययीभाव समास की परिभाषा बताइए। अगर एग्जाम्पल पूछ लें तो 3 नंबर का आएगा। समास क्या है, समास की परिभाषा, उदाहरण, अव्ययीभाव समास की व्याख्या कीजिए, 3 नंबर का मिलेगा आपको। ठीक है, ये 3 नंबर, एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 नंबर से अगर आप रह गए तो आपका भविष्य क्या है, गया, 1 साल आपका पीछे हो गया। ठीक, तो जहां प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान हो तथा समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय हो उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं, अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे के लिए होगा यथा मति, मत के अनुसार। यथा, देखो एक शब्द यथा हो गया, दूसरा क्या होगा, मति हो गया। तो अब पहला पद क्या हो गया, पहला पद क्या है, देख लो, प्रधान है कि नहीं, यथा क्या है, प्रधान है, और दूसरा पद क्या है, क्रिया विशेषण बता रहा है, क्रिया की व्याख्या कर रहा है, क्रिया की क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मति के अनुसार। क्या हो जाएगा, मति के अनुसार। फिर सेवार्थ लिखा है, सेवार्थ में क्या होगा, सेवा के लिए। क्या होगा, सेवा के, सेवार्थ, सेवा के लिए। क्या होगा, सेवा के लिए। तो देखो सेवा आपका प्रथम पद है, सेवा क्या है, प्रथम पद है, और उसका दूसरा पद क्या है, यार्थ हो गया, तो सेवा के लिए। ठीक है, तो ज्ञानार्थ, ज्ञान के लिए, ज्ञानार्थ मतलब ज्ञान के लिए। तो ज्ञान आपका कौन सा, पहला पद है, पहला पद क्या है, प्रधान है। क्या है, प्रधान है, और यार्थ हो गया, वो क्या है, क्रिया विशेषण है। क्या अव्ययीभाव प्रकट कर रहा है ना, तो ये क्या है, कौन सा समास हो गया, आपके अव्ययीभाव समास हो गया। कौन सा हो गया, अव्ययीभाव समास हो गया। फिर लिखा है अकारण, अकारण बिना कारण के, बिना
कारण के क्या बोलेंगे, अकारण बोलेंगे। जैसे निस्वार्थ, जिसका कोई स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ, जिसका कोई स्वार्थ ना हो, यानी कि निस्वार्थ के लिए, है ना। उसी प्रकार से बिना कारण के, बेईमान, बेईमान क्या होगा, ईमान के बिना, या जिसके पास ईमान नहीं है उसको क्या बोलेंगे, बेईमान बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेईमान बोलेंगे। या फिर इसे बोला जा सकता है बेईमान से रहित, या ईमान से रहित, यानी कि जिसके पास ईमान नहीं है उसे बेईमान या ईमान से रहित बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये रहे आपके अव्ययीभाव समास। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आपको ले चलते हैं अगले कर्मधारय समास की ओर। कर्मधारय समास क्या है हमारा, जिसका पहला पद विशेषण, ध्यान दीजिएगा इधर, जिसका पहला पद विशेषण है और पद विशेष अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो। ध्यान दीजिएगा इधर, जिसका पहला पद क्या हो, विशेषता हो, यानी कि विशेषता बतलाता हो, और पद विशेष हो, यानी कि विशेष हो, अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो, तो वह पद क्या कहलाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। वो क्या कहलाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। यानी कि जिसका पहला पद विशेषता बतलाता हो और पद विशेष हो, या फिर कह सकते हैं एक पद उपमान हो दूसरा हो उपमेय, तो वो क्या कहलाता है, आपका कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे उदाहरण में ले लीजिए, नील कमल, क्या लिखा है, नील कमल, यानी कि पहला पद आपका क्या है, नील है, दूसरा क्या है, कमल है। नील आपका उपमान है, दूसरा क्या है, उपमेय है। तो नीला है कमल, जिसका नीला है कमल, तो क्या हो जाएगा, वो नील कमल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नील कमल। पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम है, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को कहा जाता है। पुरुषों में जो उत्तम, उसे क्या कहते हैं, राम कहते हैं। तो इसको पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। पुरुष क्या है, उपमान है, और उत्तम क्या है, उपमेय है। तो पुरुषों में जो उत्तम। परमानंद, परम है जो आनंद, परम है जो आनंद, यानी कि परमानंद, परम प्लस आनंद, परम प्लस आनंद, परम है जो आनंद। ये आपका कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। कौन सा है, कर्मधारय समास। पीतांबर, पीत है जो अंबर, पीतांबर किसको कहा गया था, भगवान श्री कृष्ण को कहा गया था, वो पीतांबर बढ़े थे ना। पीत है जो अंबर। नीलकंठ, नील, नीला है जो कंठ, नीलकंठ किसे कहा गया है, भगवान शंकर को कहा गया था, उनका कंठ कैसा है, नीला है। तो नील कंठ को नीला है जो कंठ, यानी कि एक पद उपमान को बतला रहा है, दूसरा पद उपमेय को दर्शा रहा है, तो वो समास हमारा कहलाता है कर्मधारय समास। कौन सा समास, कर्मधारय समास कहलाता है। अगला समास हमारा क्या है, द्विगु समास है। कौन सा समास है, द्विगु समास। इसके बारे में क्या होता है, वह समास, द्विगु समास वह समास जिसका पहला पद संख्यावाचक हो। कैसा हो, पहला पद संख्यावाचक और विशेषण हो। क्या हो, विशेषण हो, तथा समस्त पद किसी समूह या समाहार का बोध कराते हो या समाहार को बताते हो, वो कहलाता है आपका द्विगु समास। क्या कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। इसमें बताया गया है कि पहला पद जो हो वो क्या हो, संख्यावाचक हो, यानी कि गिनती में होना चाहिए, 2 4 6 8, है ना। लेकिन दूसरा पद क्या हो, वो समाहार होता हो, यानी कि वो क्या बताता हो, समूह को दर्शा रहा हो। ऐसे पद को हम द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। यानी कि जहां पहला पद संख्या को दर्शाए और दूसरा पद हो वो समूहों को दर्शाए, ऐसे पदों को हम द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। जैसे लिखा है आपका चौराहा, क्या लिखा है, चौराहा, 4 राहों का समूह। चौराहा मतलब 4 राहों का समूह, उसे क्या कहते हैं, चौराहा कहते हैं। जैसे आपका बदोसराय है, बदोसराय में क्या होता है, 4 राहें इकट्ठी हैं, एक रामनगर, एक चिकेत नगर, एक किंतूर, एक सफदरगंज, यानी कि 4 राहों का जो समूह होता है उसे हम कहते हैं चौराहा। क्या कहते हैं, चौराहा कहते हैं। फिर दूसरा दिया गया सप्ताह। आपने देखा होगा सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिनों के समूह को क्या कहते हैं, सप्ताह कहा जाता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, है ना। 7 दिन हो गए, 7 दिनों के समूह को कहते हैं सप्ताह। क्या कहते हैं, सप्ताह कहते हैं। फिर दिया गया है दोपहर, 2 पहरों का समूह। दोपहर मतलब 2 पहरों का समूह। बिच्चम है, देखो सुबह का समूह और शाम का, दोनों के बीच का समूह को क्या कहते हैं, दोपहर कहते हैं। क्या कहते हैं, दोपहर कहते हैं। फिर दिया गया पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समाहार या 5 तंत्रों का समूह। आपने देखा है 5 तंत्र से हमारा क्या बना है, पूरा शरीर बना है। क्या बना है, शरीर बना है। तो वही है 5 पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समाहार। तो ये है आपके कर्मधारय और द्विगु समास।
इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हमारा अगला समास है द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व समास। समास का वह रूप जिसमें प्रथम और द्वितीय दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। समास का वह रूप जिसमें प्रथम और दूसरा पद यानी पहला पद और दूसरा पद दोनों क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे लिखा है आज कल, क्या लिखा है? आज कल, तो क्या हो जाएगा इसमें? आज और कल। क्या हो जाएगा? आज और कल। जिसमें पहला पद और दूसरा पद दोनों क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? आज और कल। दूसरा हो गया अच्छा और बुरा, तो क्या हो जाएगा? अच्छा, क्या लिखेंगे इसको? अच्छा और बुरा। क्या लिखेंगे? अच्छा और बुरा। फिर माता पिता, क्या लिखेंगे? माता भी प्रधान है और पिता भी प्रधान है, यानी कि दोनों पद क्या है? प्रधान है। इसीलिए यह समास कौन सा है? द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। फिर आगे और पीछे, क्या हो जाएगा? आगे और पीछे। क्या हो जाएगा? पीछे, आगे और पीछे हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या लिखा है? नीचे ऊपर, तो क्या कहेंगे? नीचे और ऊपर। क्या कहेंगे? नीचे और ऊपर। फिर लिखा है दूध दही, इसका क्या हो जाएगा? दूध और दही। क्या हो जाएगा? दूध और दही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा तन मन, तो क्या हो जाएगा? तन और मन। फिर लिखा सुरासुर, तो क्या हो जाएगा? सुरा और सुर, यानी कि सुरा हो जाएगा देवता और सुर हो जाएगा असुर। क्या बोलेंगे? सुरा और सुर। इसको बोल सकते हैं देवता और असुर। ठीक, भला बुरा, भला और बुरा, ये हमारा कौन सा है? द्वंद्व समास है। दो चार, दो और चार। फिर है ज्ञान विद्वान, तो क्या हो जाएगा? ज्ञान और विद्वान। क्या हो जाएगा? विद्वान हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे कौन से हैं? द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। क्या है? आज और कल, यानी कि पहला पद आज प्रधान है, दूसरा पद कल भी प्रधान है। माता और पिता, यानी कि माता भी प्रधान है और पिता भी, यानी कि पहला पद प्रधान और दूसरा पद प्रधान। जहां पर पहला और दूसरा पद दोनों प्रधान होते हैं, ऐसे समास को हम द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। ये हमारा यह समास है। अगला तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? समास का वह रूप जिसमें द्वितीय पद और उत्तर पद प्रधान होते हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में प्रथम पद संज्ञा विशेषण होता है। पर तत्पुरुष समास में क्या होता है? जो प्रथम पद होता है आपका, वो क्या होता है? संज्ञा विशेषण। संज्ञा का मतलब समझते हो? जहां पर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम का बोध होता हो उसे हम संज्ञा कहते हैं, या जो संज्ञा की विशेषता को बतलाता हो उसे संज्ञा विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? उदाहरण देखते हैं। मूर्ति को बनाने वाला, यानी कि जो मूर्ति को बना रहा है उसको क्या बोला जाएगा? मूर्तिकार बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? मूर्तिकार। तो मूर्तिकार क्या है यहाँ पर? ये संज्ञा विशेषण है। क्या है? संज्ञा विशेषण है। राजा को धोखा देने वाला, यानी कि राजा को जो धोखा देता है उसे राजद्रोही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजद्रोही। तो राजद्रोही हमारा क्या है? राजद्रोही जो हमारा है वो क्या है? हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, खुद को मारने वाला आत्मघाती होता है। क्या होता है? आत्मघाती। यानी कि जहां पर प्रथम पद संज्ञा विशेषण होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं, या फिर कह सकते हैं समास का वह रूप जिसमें द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देख लेंगे, मूर्ति को बनाने वाला मूर्तिकार, राजा को धोखा देने वाला राजद्रोही, खुद को मारने वाला आत्मघाती। इसके भेद क्या होते हैं? जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के अधिकरण में संबोधन हे हो। अरे होता है, कहते कर्ता ने, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण संबोधन, ये है आपके भेद। किसके भेद है? किसके भेद है? ये तत्पुरुष समास के भेद हैं। इसमें क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में संबोधन हे हो। अरे ये हमारा कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास हुआ। इससे अगला समास कौन सा है? बाहुबली समास है। कौन सा है? बाहुबली समास। बाहुबली समास में क्या होता है? बाहुबली समास ऐसा समास होता है जिसके समस्त पदों में कोई प्रधानता नहीं होती है, लेकिन दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं।
ये ऐसा समास है जिसमें किसी भी पद में कोई प्रधानता नहीं होती है, लेकिन ये दोनों पद मिल करके किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, यानी कि तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। ऐसे समास को हम बाहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे होता है गजानन, गजानन, गजा बने होता है हाथी, आपने सुना, हाथी के समान आनन, यानी कि हाथी के समान मुख वाले को क्या बोलते हैं? गणेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गणेश कहा जाता है। गजानन, हाथी के समान, यानी गज से आनन वाला, यानी कि हाथी के समान मुख वाले को क्या बोलते हैं? गणेश बोलते हैं। तो हाथी के समान मुख, हाथी के समान, हाथी फिर समान मुख, क्या हो गया? दो पद हो गए, लेकिन संकेत किधर हो रहा है? तीसरे की ओर, यानी कि गणेश जी को कहा जा रहा है। तो चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, चार है भुजाएं जिसकी, चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, यानी कि चार भुजाएं हैं। किसकी भुजाएं हैं? भगवान विष्णु की। तो ये संकेत किधर और तीसरे ओर हो रहा है। यहाँ की दोनों पद प्रधान ना हो करके ये दोनों पद मिल करके आपस में तीसरी ओर संकेत करते हो, वहां पर वो समास बाहुव्रीहि समास कहलाता है। अगला समास है त्रिलोचन, तीन आंखों वाला, यानी कि तीन है लोचन, लोचन माने होता है आंख, तीन है लोचन जिसके, यानी कि तीन है आंख जिसकी, उसको अर्थात शिव को कहा गया है। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा? आपका बाहुव्रीहि समास हो जाएगा। समझ लीजिए दोबारा, जहां पर प्रथम पद तथा दूसरा पद प्रधान नहीं होता है, अपितु ये दोनों मिलकर के किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, वहां पर ये बाहुव्रीहि समास होता है। जैसे गजानन, हाथी के समान मुख वाला, यानी कि अर्थात गणेश जी। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु जी। त्रिलोचन, तीन हैं आंखें जिसके, अर्थात शिव जी को कहा गया है। तो ये हमारे रहे समास। बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ और देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद।